नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छोटे छोटे पार्ट में आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ एग्ज़ाम्स के लिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाले थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने लागू किया था 1882 में। 1882 में स्थानीय स्वशासन को भारतवर्ष में लागू किया था उन्होंने। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आंसर भी लॉर्ड रिपन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। 1882 में उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? सेम क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था? किस अधिनियम के तहत रखा गया है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1935? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया, जिससे कि आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हो सकी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 1919 है। हस्तांतरित विषय की सूची में 1919 के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। ये एक प्रयोग है, ये किसका प्रयोग है? संघवाद का है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है कर रखा है, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है? तो ये जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि स्थानीय जनता का जितनी ज़्यादा भागीदारी हो सके लोकतांत्रिक में, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उसको बोलेंगे। सरकार में जितनी ज़्यादा भागी हो सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर सफलतापूर्वक कोई भी कार्य करना है तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की किसकी जरूरत पड़ेगी? स्थानीय जनता की पड़ेगी, केंद्र सरकार की पड़ेगी, नौकरशाही के राजनेताओं की पड़ेगी? तो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो गांव का शासन है, तो उसके लिए स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर सही जाएगा। स्थानीय जनता की बहुत जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, समुदाय विकास, ये सभी। तो पंचायती राज जो होता है उसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होता है, लोगों की हिस्सेदारी भी होती है और समुदाय विकास भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक किसने विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ये किसका विचार था कि प्रत्येक गांव जो है वो पंचायत का गणराज्य होगा? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम एन रॉय या गांधी जी? तो ये गांधी जी का विचार था। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि इनकी जो धारणा जो थी, इन ग्राम विकास की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन्होंने कहा था प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, ऐसा इनका मानना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसको माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों के चुनाव को?
क्षेत्र की प्रथम पाठशाला जो है स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई है 1907 में की गई है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे हाउस और 5 और सदस्य थे। आयोग का मुख्य कार्य था विकेंद्रीकरण करके तथा न कि सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? तो ये किस अंग्रेज के द्वारा घोषित किया गया था? तो ये जो घोषित किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने घोषित किया था। वर्ष 1917 की बात है ये। 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन जो है रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र किस में मिलता है? तो ये तीनों में मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो जाएगा। रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, इसमें सभी में स्थानीय स्वशासन का प्रणाली का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है? अभिलेख का नाम बताना है। उत्तर मेरु अभिलेख है, तिरुवालंगाड़ू अभिलेख या करंदाई अभिलेख? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख जो है इससे जो है चोल कालीन स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? चोल अभिलेखों में हमको 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये सभाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहली उर थी, उर। दूसरी थी नगरम और तीसरी थी तीसरी महासभा। तीसरी सभा थी, सभा या महासभा, जो कि ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम जो थी व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। तो 3 मिलती हैं, एक तो उर मिलती है, दूसरी नगरम मिलती, तीसरी महासभा या सभा। अगला क्वेश्चन है चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो अभी मैंने बताया चोल काल में नगरम जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? उर की कार्य समिति को क्या कहते थे? अलुगणम या गणम या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी दोनों। सॉरी, ए और बी यहाँ पर होना चाहिए, ए और बी दोनों। तो पहला और दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? जो सब संस्था जो थी सभा या जिसको महासभा बोलते थे उसकी कार्य समिति को क्या बोलते थे? तो उसकी कार्य समिति को वरीयम बोला जाता था। तमिल में इसका अर्थ क्या होता है? तमिल में इसका अर्थ आय होता है। अगला क्वेश्चन है वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? वारियम को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समितियों हेतु चुने जाते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? किस अधिनियम में की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1993 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय शासन के स्थापना की मान्यता प्रदान की गई है। किंतु अगर वास्तविक रूप से इसकी बात करें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ था ये। अगर सन की बात करें तो 1993 में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ है? महाजनपद काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, किस में हुआ है? तो ये हुआ है हमारा ब्रिटिश काल में हुआ। आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास
ब्रिटिश काल में वो हुआ है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1687 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास के लिए पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, यानी पहला कदम उठाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लाकर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? नाडु, अमरम या कनिकई या वारी? विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडु हुआ करती थी, नाडु। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कल मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।